हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आऊँ कौशिक की क्लास नंबर 5। और ये क्लास कोई आम क्लास नहीं है, बहुत शानदार क्लास होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो कौशिक के अभी तक आपने क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंप्राइजेस। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बता रखी है कि यदि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5000 यूनिट बनाते हैं तो उनका खर्चा मटेरियल का 20,000 रुपये होगा, लेबर का 25,000 रुपये, आपका चार्जेबल एक्सपेंस जिसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं वो 400 रुपये होगा, फिक्स ओवरहेड का खर्चा 16,000 रुपये और वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आएगा 4,000 रुपये। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज फॉलोज। यदि आप 5,000 यूनिट बनाते हैं तो ये खर्चा आएगा जो मैंने अभी आपको बताया, 20,000, 25,000, 400, 16,000 एंड 4,000। लेकिन यदि 5,000 के बाद आप और क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हर 1,000 यूनिट बनाने के लिए आपको खर्चा एक्स्ट्रा इनकर करना पड़ेगा। मटेरियल प्रोपोर्शनेटली का मतलब हुआ कि जो मटेरियल 20,000 रुपये का लगता था 5,000 यूनिट बनाने के लिए, अब 1,000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, तो 20,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे और 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4,000 रुपये का मटेरियल लगेगा यदि आप 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं। वेजेस 10% लेस देन प्रोपोर्शनेटली, इसका मतलब हुआ कि जो वेजेस प्रोपोर्शनेटली निकलेगी उसमें 10% क्या कर दो, कम कर दो। मतलब कि 25,000 रुपये की लेबर लगती थी 5,000 यूनिट बनाने के लिए, तो 1,000 यूनिट बनाने के लिए कितनी लगेगी, तो 25,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे, 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 5,000 लेस 10%, 10% घटा दो तो हर 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो लेबर कॉस्ट लगेगी वो 4,500 लगेगी, 4,500। चार्जेबल एक्सपेंस जिसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आपको एक्स्ट्रा इनकर करने की जरूरत नहीं है। फिक्स ओवरहेड आपका लगेगा 200 रुपये एक्स्ट्रा हर 1,000 यूनिट बनाने में, और वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 25% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। मतलब कि 4,000 का खर्चा आता था 5,000 यूनिट बनाने के लिए, तो 4,000 को 5,000 से डिवाइड किया, 1,000 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 800 लेस 25%, तो आपके पास आ जाएगा 600 रुपये। इसका मतलब हर 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए आपको वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा करना पड़ेगा 600 रुपीज़। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 8,000 यूनिट्स। आपको यहाँ पे जो आंसर बताना है बेटा 8,000 यूनिट का बताना है, जिसमें 5,000 यूनिट की कॉस्ट आपको पता है, आपको 3,000 यूनिट एक्स्ट्रा क्वांटिटी की कॉस्ट और निकालनी है, दोनों को प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा कितनी यूनिट का, 8,000 यूनिट का। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलें आगे फटाफट से। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम यहाँ पर बताएंगे कि भाई जो हमें 3,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है उन्हें बनाने की कॉस्ट कितनी लगेगी। तो पहले हम अपना आंसर निकालेंगे 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3,000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी लगी। तो भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम एक बनाते हैं वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स। हाँ जी, 3,000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, खर्चों के नाम लिखने पड़ेंगे। पहला खर्चा है मटेरियल कॉस्ट, फिर आपके पास है लेबर कॉस्ट, फिर आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आपके पास है फिक्स्ड ओवरहेड, फिर आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको बेटा दे रखी है। अब मटेरियल का जो खर्चा था वो पहले हम किसका निकालेंगे, 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट का, फिर बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3,000 यूनिट का आ जाएगा। सर 3,000 यूनिट का आंसर हम क्यों निकाल रहे हैं वर्किंग नोट में, क्योंकि 5,000 की कॉस्ट हमें दे रखी है, 8,000 का आंसर निकालना है। 5,000 को 8,000 बनाने के लिए आप जानते हैं कितना ऐड करना पड़ेगा 5,000 में, 3,000 यूनिट। बट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मटेरियल कॉस्ट आपके पास में जो गिवन है क्वेश्चन में वो कितनी गिवन थी, हमने देखा था हमारे पास जो मटेरियल कॉस्ट गिवन है वो है 20,000। लेबर कॉस्ट कितनी है, 25,000। ठीक है ना, जो वेरिएबल ओवरहेड है वो आपके पास है 4,000, क्योंकि ये तीनों चीज़ें प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करनी है। तो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने इनका ओरिजिनल अमाउंट लिखा,
फिर हमने देखा कि ये खर्चा हमने किसके लिए किया था, 5000 यूनिट के लिए किया था, तो 5000 से हमने इसको डिवाइड किया। हमें निकालना है 1000 यूनिट की कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 4000, यहाँ पे कितना आपके पास है 5000, यहाँ पे कितना आपके पास में 800। अब मेटेरियल के केस में कोई चेंजेस नहीं है, 4000 का 4000 ही रहेगा। लेबर के केस में 10% लेस है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4500, और यहाँ पे लेस 25% है, तो 800 का 25% 200 कम हो गया, आपके पास आ जाएगा 600। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में आपका मटेरियल का खर्चा आएगा 12000 रुपये, लेबर का खर्चा आपके पास आएगा 13500, और वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आपके पास कितना आ जाएगा 1800 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब जितना पहले लगता था वो तो लगेगा ही लगेगा, 1800 रुपये आपको और 3000 यूनिट बनाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए लिखा है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब निल। फिक्स ओवरहेड का खर्चा हर 1000 यूनिट बनाने के लिए 200 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि आपको 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है तो 200 रुपये, लेकिन यदि 3000 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है तो 200 प्लस 200 प्लस 200 आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, जितना पहले खर्चा होता था उसके बाद का खर्चा। तो इस तरीके से हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का एक वर्किंग नोट बनाया। 3000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में हमारे को कितने रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, मटेरियल के 12000, लेबर के 13500, डायरेक्ट एक्सपेंस का आपका निल, फिक्स ओवरहेड का आपका है 600, और वेरिएबल ओवरहेड आपके पास लगेगा 1800 रुपये। चलिए आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यानी सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 8000 यूनिट्स। हाँ जी, यदि मैं 8000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए भाई, सबसे पहले जो मुझे आंसर दे रखा है मैं उसको लिखूंगा। हाँ जी, एज इट इज़ जो मुझे क्वेश्चन पेपर दे रखा है उसमें से मैं देखकर लिखूंगा। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ लिखना है 5000 यूनिट, यहाँ लिखना है 3000 यूनिट, यहाँ लिखना है मुझे 8000 यूनिट। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें, पर्टिकुलर्स। पहला खर्चा बेटा आपको दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट का, सेकंड आपके पास में है बेटा वेजेस, आप डायरेक्ट वेजेस लिख सकते हैं, लेबर कॉस्ट लिख सकते हैं, फिर आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ जी, आपके पास आएगा प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अब ये सारे खर्चे हमें यहाँ पे इनकर करने। तो मटेरियल कॉस्ट पहले से हमें दे रखी है 5000 यूनिट की 20000 रुपये, लेबर कॉस्ट आपके पास है 25000, डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास था कितना क्वेश्चन में 400 रुपीज़। ठीक है जी, आपके पास में फिक्स ओवरहेड का अमाउंट कितना था, फिक्स्ड ओवरहेड 16000, वेरिएबल ओवरहेड आपके पास है 4000। 3000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में मटेरियल का खर्चा है 12000, लेबर आपके पास में है 13500, चार्जेबल एक्सपेंस जिसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस 0, फिक्स ओवरहेड का खर्चा आपके पास था 600, और वेरिएबल ओवरहेड आपके पास है 1800। अब आपको करना क्या है, सिर्फ सबको ऐड करना है। तो ऐड करने में तो आप चैंपियन है, 20000 25000 400, ये आपके पास आ जाएगा 45400। अब 45400 में 20000 आपने ऐड कर दिया तो 65400 आपकी जो कॉस्ट थी वो किसकी थी, 5000 यूनिट बनाने की कॉस्ट थी।
तो 5,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखी थी, हमें तो 8,000 का आंसर निकालना है, जिसके लिए 3,000 की कैलकुलेशन आपका मेन पॉइंट है। अब 12,000 प्लस 13,500 आपके पास कितना रहेगा 25,500 प्लस आपने इसमें ऐड कर दिया 2,400 2400। तो हम ये कह सकते हैं कि 3,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में हमारा जो खर्चा आएगा वो 27,900 लगेगा। अब टोटल कॉस्ट निकाल लो, तो टोटल में इन दोनों को आपने प्लस करना है। 32,000 का मटेरियल लगेगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 38,500, यहाँ आपके पास है 400, देखिए भैया 70,900 में आपने बेटा प्लस किया 16,600 प्लस किया 5,800, आपके पास 93,300 रुपीज़ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,000 यूनिट का। तो 8,000 यूनिट बनाने में आपका खर्चा कितना लगा 93,300। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ जी, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 30। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो नॉर्मल कॉस्ट शीट से थोड़े से अलग होंगे देखने में। देखिए भाई सबसे पहले 30 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो जून 24 एग्जाम में आ चुका है, आपके स्टडी मटेरियल से लिया गया है। PQR एक कंपनी है जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, और यहाँ पे उनको एक इंक्वायरी मिली है जिसके लिए उनको यहाँ पे क्या करना है, कोटेशन को सबमिट करना है, और उस कोटेशन में मतलब उनको टोटल कॉस्ट बतानी है, साथ में उनको प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस बतानी है कि भाई हमें कस्टमर से जो काम मिला है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। जनरली जो कोटेशन होती है उसके अंदर हम क्या बताते हैं, सेलिंग प्राइस बताते हैं। यहाँ पर उस कोटेशन में मटेरियल जो लगेगा उसमें पेपर लगेगा 44,000 का 20 रेम 2,200 रुपये के हिसाब से, इंक लगेगा 8,000 रुपये का, बाइंडिंग मटेरियल लगेगा आपका 4,000 रुपये का। टोटल जो मटेरियल है वो कितने का हो गया 44 प्लस 8 प्लस 4, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, द एजेंसी डज नॉट हैव ए फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉय, इट डिसाइड टू हायर वन बाई पेइंग 20,000 टू हिम। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 रुपये वर्कर को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि जो 20,000 रुपये है, ये 20,000 रुपये जो हमें पे करना है वो हम क्या माने, तो ऑब्वियस है कि भाई वर्कर है, पर्टिकुलर जॉब के लिए है, तो वर्कर का खर्चा क्या है, लेबर है, पर्टिकुलर जॉब के लिए तो डायरेक्ट हो गया नेचर में। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफाई दैट द सर्विस ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। अब यहाँ पर हमें एक आर्टिस्ट, कॉपीराइटर, जो क्लाइंट सर्विसिंग है, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनकी भी हमें लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इनकी जो सैलरी है वो 18,000 रुपये पर मंथ है, 15,000 रुपये पर मंथ है, 13,500 रुपये पर मंथ है। लेकिन हमने इनका जो बेनिफिट लिया वो 80 घंटे, 75 घंटे और कितना लिया, 30 घंटे लिए इस पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम कोटेशन जॉब की निकाल रहे हैं तो वर्कर ने इस जॉब को पूरा करने में जितना टाइम दिया है हमें केवल उसी की लेबर कॉस्ट लेनी है, बाकी नहीं लेनी, ये ध्यान रखना। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि जो एजेंसी में वर्कर काम करने आए थे उन्होंने एक महीने में कितने घंटे काम करना था। तो एजेंसी वर्क 25 days in a month and 6 hours a day. The agency expect a profit 20% on the quoted price. ये तो बात की बात है। काम की बात क्या थी कि एजेंसी में जो वर्कर हैं वो एक महीने में 25 दिन काम करने के लिए आए थे। अब यदि एक महीने में यदि वो 25 दिन काम करेंगे तो 25 × 6, रोज के 6 घंटे, इसका मतलब तो 150 घंटे काम करने आए थे। तो ये जो लेबर कॉस्ट हम उनको पे कर रहे हैं वो कितने आवर्स के लिए दे रहे हैं, 150 घंटे के लिए। बात समझ में आ गई। अब यदि ये लेबर कॉस्ट बेटा हम यहाँ पे 150 घंटे के लिए दे रहे हैं, बट वर्कर ने तो काम किया 80 घंटे, 75 घंटे और 30 घंटे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 150 150 150 से डिवाइड करना पड़ेगा इन सबको, क्योंकि ये जो लेबर कॉस्ट दी जा रही है वो तो 150 घंटे की है, हमें 1 घंटे की पहले लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। 80 घंटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 घंटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 30 घंटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास में आर्टिस्ट, कॉपीराइटर और क्लाइंट सर्विस जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी डायरेक्ट वेजेस आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट वेजेस है वो 4 हो गई। एक तो आपने फोटोग्राफर को 20,000 रुपये दिए, आर्टिस्ट को कितने पैसे देंगे अभी निकाल लेते हैं। 18,000 रुपये को हमने डिवाइड किया बेटा 150 से और मल्टीप्लाई किया हमने 80 से, हमारे पास आ जाएगा 9600। दूसरे केस में 15,000 को हमने 150 से डिवाइड किया, 75 से मल्टीप्लाई किया, अपने पास आ जाएगा 7,500।
हाँ जी, 13,500 को डिवाइड किया 150 से, मल्टीप्लाई किया 30 से, आपके पास आ जाएगा 2700। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? 13,500 को डिवाइड किया 150 से, मल्टीप्लाई किया 30 से, आपके पास आया 2700। अब ये सारी वेजेस हमें क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। अब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू 6,000 रुपीज़ है। प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास है 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो कोटेड प्राइस का 20% है। कोटेड प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस, तो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1/4 आ जाएगा, वो हम देख लेंगे। अब आपको यहाँ पे एक प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शोइंग कोटेशन प्राइस, मतलब हमें एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें प्रॉफिट भी दिखाई दे, साथ में हमें क्या दिखाई दे? कोटेशन प्राइस भी दिखाई दे, मतलब सेलिंग प्राइस भी दिखाई दे। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में हमें करना क्या है? जो हमारा मटेरियल है वो हमारे पास था पेपर 44,000 का, अदर मटेरियल कितना आपके पास में? 8,000 का, बाइंडिंग मटेरियल कितना है? 4,000 का, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कितने का? आपका 6,000 रुपये का। चारों तरीके के जो मटेरियल हैं उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 62,000 रुपीज़। अब जो डायरेक्ट वेजेज है उसमें फोटोग्राफर को हम दे रहे हैं 20,000 रुपये, आर्टिस्ट को कितना दे रहे हैं? 9600, कॉपीराइटर को दे रहे हैं 7500, और क्लाइंट सर्विस जो वर्कर है उसको दे रहे हैं 2700। 20,000 प्लस 9600 प्लस 7500 प्लस 2700 आपका आ जाएगा 39,800। इस तरीके से इन दोनों का जो सम है वो बेटा आपके लिए आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट आपके पास आ गई 1,01,800। 1,01,800 आपके पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकालेंगे? तो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए लिखा है 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट आएगी उसका 40% निकाल दो। तो हमने क्या देखा? हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो तो 1,01,800 है, उसका हमने निकाला 40%, हमारे पास कितना आ जाएगा? 40,720। अब इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आता है, जो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो यही आपके लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितनी आ गई? 1,42,520, 1,42,520। अरे 1,42,520 का हमने 20% निकाला, हमारे पास कितना आ जाएगा? 28,504। 28,504 रुपये हमारे पास आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब 142,520 में हमने बेटा प्लस किया 28,504, आपके पास आ जाएगा 1,71,024 टोटल कॉस्ट आ गई, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। अब जो प्रॉफिट है वो सेल का 1/5 है, और आप सब तो चैंपियन बन चुके हैं कि सेल से यदि हमें कॉस्ट पे जाना है तो हम उसे क्या लिखेंगे? 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट। अब जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1,71,024 डिवाइड बाई 4 किया आपने, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 42,756। 42,756 रुपये प्रॉफिट आपका आ गया। आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो प्रॉफिट भी पता चल गया, सेलिंग प्राइस भी पता चल गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन था बड़ा सिंपल, बट बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। तो फोटोग्राफर आपके पास क्या वर्कर है, वर्कर के जो चार्जेस होंगे वो या तो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना। बट पर्टिकुलर जॉब के लिए तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी जॉब्स के लिए एक ही फोटोग्राफर होता तो आपका इनडायरेक्ट वेजेस हो जाता है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलें। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा, बट ये होंगे थोड़े से डिफरेंट देखने में। हाँ जी, आज का ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। मटेरियल आपका कॉस्ट ऑफ सेल का 1/3 है, लेबर कॉस्ट ऑफ सेल का 1/4 है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ सेल का 1/12 है, फैक्ट्री का खर्चा प्राइम कॉस्ट का 20% है, ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3/9, 4/9, 2/9, मतलब 3:4:2 की रेशो में। प्रॉफिट जो है वो सेल का 1/10 है। अच्छा, जो प्रॉफिट सेल का 1/10 है तो वो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। सेल लेस डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब आपके पास सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करके जो वैल्यू बचेगी वो कितनी है? 8 लाख रुपए।
अब ये क्वेश्चन में आपसे कहते हैं जी कॉस्ट शीट बना के दिखाइए हमें। कॉस्ट शीट तो हम तब बनाए ना जब कॉस्ट शीट में लिखने के लिए हमारे पास में कोई अमाउंट हो। अमाउंट सिर्फ आपके पास है 8 लाख रुपए, वो भी क्या है, डिफरेंस है किसका, सेल और डायरेक्ट कॉस्ट का। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले यहाँ पर सेल निकालनी पड़ेगी, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉस्ट निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस कितना करना पड़ेगा, 8 लाख। अब यहाँ पर मेरे सामने दिक्कत क्या रही है कि ना तो मेरे पास में सेल्स गिवन है, ना ही मेरे पास में डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है। हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट क्या होता है, इन तीनों का सम। प्राइम कॉस्ट क्या है, इन तीनों का सम। तो एक काम करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको बेस लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमने क्या देखा कि हमारे पास जो जानकारी दे रखी है वो दे रखी है सेल्स लेस, लेस का मतलब माइनस, आपके पास है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या लिखते हैं, प्राइम कॉस्ट। वो नाम लिखते हैं जो जाना पहचाना लगता है, जो कि हमारे पास डिफरेंस कितना बेटे, 8 लाख रुपये। अब क्वेश्चन के अंदर सेल्स मुझे नहीं पता कितनी है, मुझे ये नहीं पता प्राइम कॉस्ट कितनी है, लेकिन प्राइम कॉस्ट जो है वो सम होता है किसका, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि किस पे बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल पे। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं किसको, टोटल कॉस्ट को। एज्यूम कॉस्ट ऑफ सेल्स बी रुपीज एक्स। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है जी। अब यदि कॉस्ट ऑफ सेल को मैं एक्स मानूंगा तो मेरे पास में जो मेरी मटेरियल कॉस्ट है वो एक्स का 1/3 है, मतलब कि आप x/3 लिख सकते हैं। लेबर कॉस्ट कितना है, 1/4, तो मैंने यहाँ पे लिखा है x/4। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 1/12, तो आपके पास आ जाएगा x/12। यदि मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, x/3, x/4 और x/12, बेटा इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। मैथ्स तो आप बचपन से करते आ रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको पता ही है। 3, 4, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब 12 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 4, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। यानी 12 को डिवाइड किया मैंने 4 से, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x। 12 को 12 से डिवाइड किया आएगा 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 8x/12। तो बच्चे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 2/3x लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो कितनी है, 2/3x। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3x। ठीक है जी। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया समझने के लिए। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं हमारी जो सेल्स होगी वो बराबर होगी किसके, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अब जो टोटल कॉस्ट है आपने उसे माना है एक्स, भाई ये एक्स जो है वो क्या है, टोटल कॉस्ट ही तो है। कॉस्ट ऑफ सेल का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, टोटल कॉस्ट होता है। प्रॉफिट जो है वो कितना है क्वेश्चन में, 1/10 ऑफ सेल है, मतलब सेल का 1/10, कॉस्ट का कितना होता है 1/9। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारी कॉस्ट का 1/9 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x/1, और यहाँ आ जाएगा x/9। हमने क्या किया, 1 और 9 का एलसीएम निकाला तो आपके पास आएगा 9। 9 को 1 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 9, 9 इंटू एक्स, 9x। 9 को 9 से डिवाइड किया, 1, 1 इंटू एक्स आ गया। तो आपके पास में सेल्स कितनी आ जाएगी, इस तरीके से आप कहोगे सर सेल हमारे पास आ जाएगा 9x + x, 10x/9। तो भैया अपना तो काम बन गया, 10/9x आपने यहाँ पे लिखा, प्राइम कॉस्ट आपको मिल चुकी है। चलिए जी, अब 9 और 3 का एलसीएम करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, 9। 9 को 9 से डिवाइड किया, 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया यहाँ पे। 9 को 3 से डिवाइड किया, 3, 3 इंटू 2, 6x हो गया आपके पास में।
अब आगे देखिए 4x/9 इक्वल टू 8000। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8000 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 लाख इंटू 9, आपके पास कितना आ जाएगा? 18 लाख। तो इस तरीके से x आपने क्या माना था? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 18 लाख रुपये आ गई, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलो भाई। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलें। फटाफट से आप पहले इसे नोट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए किया क्या है? मैंने दो काम किए। पहला काम क्या किया? प्राइम कॉस्ट निकाली। दूसरा काम क्या किया? सेल निकाली। सेल और प्राइम कॉस्ट का डिफरेंस 8 लाख रुपए। सेल मेरे पास आ गई 10/9x और प्राइम कॉस्ट आ गई 2/3x। दोनों का कैलकुलेशन मैंने सॉल्व किया। डिफरेंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बेटा मैंने निकाल दिया 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। अब यदि टोटल कॉस्ट 18 लाख है तो 18 लाख का 1/3 6 लाख रुपए मेटेरियल कॉस्ट है, 18 लाख का 1/4 4.5 लाख रुपए लेबर कॉस्ट है, 18 लाख का 1/12 हो गया ना, 12 से डिवाइड कर दोगे आप तो 1.5 लाख रुपए आपके पास क्या आ जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं आपके, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे हमें बनाने को बोला है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाइए, ठीक है जी। अब कॉस्ट शीट बनाते टाइम सबसे पहले हमारा जो खर्चा है उसका नाम है मटेरियल कॉस्ट, फिर आपके पास है लेबर कॉस्ट और फिर आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या सर एग्जाम में हम भी शॉर्टकट लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो यहाँ पे पूरा कॉस्ट शीट चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन मिलेगा कॉस्ट शीट का। आपको मटेरियल कॉस्ट पूरा लिख के आना है, लेबर कॉस्ट पूरा लिख के आना है, डायरेक्ट एक्सपेंस पूरा लिख के आना है। कोई शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखना। हाँ जी। फिर यहाँ पे हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपके पास क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना है कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन, जो किस रेशो में? 3:4:2 की रेशो में। अब यदि तीन खर्चे हमें रेशो में दे रखे हैं तो उसका मतलब हमें पहले तीनों खर्चों का अमाउंट कंबाइन निकालना पड़ेगा, कंबाइन अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर तीनों खर्चे एक साथ लिखना पड़ेगा। ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बेटा इसमें क्या ऐड करना है? अपने प्रॉफिट, और लास्ट में आपको दर्शन होने वाले किसके? सेल्स के। अब ध्यान से समझिए, हमने एक्स किसको माना था? टोटल कॉस्ट को माना था। तो टोटल कॉस्ट के आगे हमें क्या लिखना चाहिए? 18 लाख रुपए लिखना चाहिए। फिर हमें 18 लाख का निकालना चाहिए कितना? 1/3। 18 लाख का निकालना चाहिए 1/4। 18 लाख रुपए का 1/12 कर देंगे तो आपके पास आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6 लाख, 4,50,000, 1,50,000 और टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट की 12 लाख रुपए, ठीक है जी। अब फैक्ट्री का जो खर्चा है वो कितना है क्वेश्चन में? फैक्ट्री का खर्चा जो आपके पास में है वो है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। हाँ जी, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो 12 लाख रुपए का 20% हमने निकाला तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपीज़ हमारे पास में आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। टोटल आपके पास आएगा बेटा 14,40,000 रुपये। हाँ जी, प्रॉफिट जो है वो 1/10 ऑफ सेल है, कॉस्ट का 1/9 है। कॉस्ट हमारे पास में आ चुकी है 18 लाख। हम इसका 1/9 करके निकाल सकते हैं प्रॉफिट 2 लाख रुपये, और आपके पास सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 लाख रुपये। अब आपके पास एक कैलकुलेशन बाकी है, वो कौन सी कैलकुलेशन है? ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालना है। 3:4:2 की रेशो में क्या करना है? डिवाइड करना है। 3:4:2
3:4:2 के रेशो में ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को डिवाइड करना है। अब किसी भी खर्चे को डिवाइड तो मैं तब करूंगा ना 3:4:2 के रेशो में जब मुझे टोटल अमाउंट पता चले इन तीनों का कितना है। तो इन तीनों का जो टोटल अमाउंट है उसे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल कॉस्ट में से फैक्ट्री कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब टोटल कॉस्ट में से यदि मैं फैक्ट्री कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो तीनों का टोटल आ जाएगा 18 लाख में से 14,40,000 माइनस करूंगा, 18 लाख में से 14,40,000 माइनस करूंगा, 3,60,000 रुपये आएगा, 3,60,000 आ जाएगा। अब 3,60,000 क्या चीज़ है, ऑफिस प्लस सेलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ओवरहेड का सम है, मतलब 3,60,000 रुपये तीन ओवरहेड का टोटल अमाउंट है जो मुझे 3/9, 4/9 और 2/9 के रेशो में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपये, मेरे पास कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपये, और मेरे पास आ जाएगा 80,000 रुपये। ठीक है जी। तो 3,60,000 रुपये सर आपने क्या निकाला और कैसे निकाला, जरा बताएंगे दोबारा से। बेटा टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी है, एक बार समझो इसको, 18 लाख रुपये, और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है 14,40,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3,60,000। जब इन दोनों का डिफरेंस 3,60,000 है तो 3,60,000 है क्या चीज़, ऑफिस प्लस सेलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है जो आपको 3:4:2 के रेशो में डिवाइड करना है, मैंने डिवाइड कर दिया और आपके पास आ गया 1,20,000, 1,60,000 और 80,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर हर क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना। कॉस्ट शीट है तो बड़ा सिंपल चैप्टर लेकिन इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है तो टाइम बहुत लगता है समझने में। आपको लगेगा कॉस्ट शीट तो हमने फाउंडेशन में पढ़ रखी है, बहुत ही सिंपल होता है। हाँ जी बिल्कुल सिंपल है फाउंडेशन लेवल पे, बट इंटर लेवल पे नहीं है। अभी तो अच्छे क्वेश्चन का लेवल शुरू हुआ है, अब यहाँ से आपका मेन कॉस्ट शीट का लेवल शुरू हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, चलें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया 23 क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। सर कॉस्ट शीट बनाने को बोल रहे हैं, जैसे बच्चा कॉस्ट शीट का नाम देखता है मन में खुशी के लड्डू फूट पड़ते हैं, उसको लगता है यार कॉस्ट शीट का क्वेश्चन वो भी मुझसे पूछा है, मुझसे पूछा है, पहले तो मैं आराम से कर लूँगा। अब जैसे ही बच्चे ने कहा मुझसे पूछा मैं तो आराम से कर लूँगा, मैंने कहा ले बेटा क्वेश्चन नंबर 23 तेरी लाइफ में आ गया, क्वेश्चन को पढ़ और सॉल्व करके बता कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा एंड कंसीडर द प्राइस दैट यू वुड कोट फॉर एन ऑर्डर विच रिक्वायर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर एक कॉस्ट शीट तैयार करनी है जिसका पर्पज़ है कि आपको यहाँ पे एक कोटेशन बतानी है, मतलब सेलिंग प्राइस बतानी है एक ऑर्डर की आपको यहाँ पे कोटेशन बतानी है, मतलब सेलिंग प्राइस बतानी है। जिसको बनाने में मटेरियल कितना लगना है 10,000 किलोग्राम, 6 रुपये 95 पैसे के हिसाब से कितना आएगा 69,500। फिर डायरेक्ट लेबर में 15,000 घंटे वर्कर जो काम कर रहे हैं वो 2 रुपये के हिसाब से काम कर रहे हैं। 25% वर्कर ने ओवर टाइम भी किया है जिसका रेट है डबल रेट, मतलब 2 रुपये की जगह 4 रुपये, और 15,000 का 25% कितना आएगा 3,750। तो इसका ना वर्कर यहाँ पे 2 बार काम कर रहे हैं, एक बार 2 रुपये के हिसाब से, एक बार डबल रेट का मतलब 4 रुपये के हिसाब से। 2 रुपये वाला जो है नॉर्मल वेजेस हो गई, और 4 रुपये के हिसाब से जब वर्कर को वेजेस मिलेगी तो वो ओवर टाइम वेजेस होगी। नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस टोटल वेजेस आपके पास आ जाएगी। फिर ये कहते हैं फैक्ट्री का जो खर्चा है वो 80% है किसका, डायरेक्ट वेजेस का, और सेलिंग ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सर आप तो वैसे ही डरा रहे थे शुरू में कि कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है पता नहीं होगा नहीं होगा आपसे। बेटा मैंने क्या कहा था, शुरू में आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है मुझसे हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगेगा, कोई एक ऐसा पॉइंट या 2 ऐसे पॉइंट एग्जाम में डाल दिए जाएंगे क्वेश्चन में जो देखकर आपको लगेगा कि अब मेरा क्वेश्चन यहाँ के रुक गया है, कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, यार कौन सा पॉइंट मेरे लिए नया पॉइंट है। जो पॉइंट नया पॉइंट है आपको अभी प्रैक्टिस करते टाइम उसे लिख लेना है ताकि एग्जाम के टाइम पे कम समय में आप जल्दी से चैप्टर को रिवाइज कर सकें, और जैसे ही आप अपने नोट्स को रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे आपको पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में ऐसे वर्किंग नोट बना के हमें ऐसे सॉल्यूशन दे के आना है। अब जो आपके लिए नए पॉइंट आगे वो हैं फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50,000, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फिक्स्ड एसेट 50,000 रुपये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो प्रॉफिट है वो ऑनर को कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना चाहिए 25% चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कितना है सेल का 20%। अब सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसका इस्तेमाल करके हमें पहले कॉस्ट शीट तैयार करनी चाहिए। जहाँ तक हमें कॉस्ट शीट बनानी आती है बन सकती है हमसे, वहाँ तक हमें बनानी चाहिए, और जहाँ पे हम रुक जाएंगे
वहाँ पर हम अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, यार ये पॉइंट जो नया पॉइंट है अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में ऊपर लिखा कॉस्ट शीट। हाँ जी, सबसे पहले हमारा खर्चा कौन सा है, मटेरियल का। 10,000 किलोग्राम 6.95 रुपीज़ के हिसाब से 69,500 का आपके पास आ गया मटेरियल। अच्छा, जो लेबर है उसमें वर्कर को पहले 15,000 घंटे के हम 2 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे। 15,000 का 25%, 15,000 का 25% जो आपके पास आएगा 3750। डबल रेट, डबल का मतलब 2 रुपये की जगह 4 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे। इसका मतलब 15,000 घंटे के तो 2 रुपये के हिसाब से बनेंगे 30,000 रुपये, और 3750 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 से या 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3750 को 4 से मल्टीप्लाई किया 15,000, तो 30,000 प्लस 15,000 हमारे पास में कितना आ जाएगा, चलो आपके लिए लिख भी देता हूँ। 30,000 और यहाँ पे आ गया 15,000, मिला के आपके पास आएगा 45,000। इन दोनों का सम आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 69,500 प्लस 45,000 आपके पास आ जाएगा बेटा 1,14,500, जो आपकी बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री का जो खर्चा है वो 80% है, किसका, वेजेस का। वेजेस हमारी है 45,000, इसका 80% हमें निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 36,000। दोनों को प्लस किया 1,50,500, हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, आप जिसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, प्लस सेलिंग ओवरहेड जो कि हमारी वेजेस का कितने परसेंट है, 60%। 27,000 हमारे पास कितना आ गया, 1,77,500, 1,77,500 रुपये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सर आप वैसे ही डरा रहे थे यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, मैं डरा नहीं रहा यार, तुम्हें समझा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होता। आज की क्लास के जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कोई ना कोई आपके लिए एक नया पॉइंट आता जाएगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 9, तो वहाँ पे 8,000 का आंसर देना था, 5,000 की कॉस्ट दे रखी थी, आपको 3,000 की कॉस्ट निकालनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में हमें कोटेशन बतानी थी, और कोटेशन में हमारे पास जो मटेरियल था उसमें 3 मटेरियल तो पहले से दे रखे थे, एक मटेरियल जो था प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वो आपको कंसीडर करना था। जो फोटोग्राफर के हमने 20,000 रुपये दिए थे उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 में, वो हमारी डायरेक्ट लेबर चार्जेस थे। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, कौन सी चीज़ें हमें कहाँ लिखनी है। कॉस्ट शीट क्या है, एक फॉर्मेट है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से हमें अपनी कॉस्ट को प्रेजेंट करना है, यही कॉस्ट शीट की डेफिनेशन थी, आपको याद होगी। अब यहाँ पे मुझे बेटा ऐड करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल्स वैल्यू आ जाएगी। अब सेल्स वैल्यू निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट की ज़रूरत है, और यदि प्रॉफिट निकालना है तो सेल की ज़रूरत पड़ेगी, कॉस्ट माइनस करूँगा तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक हिंट दे दिया, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, रिटर्न का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉफिट है, ये मेरे लिए हिंट है। ठीक है ना भाई, क्या लिखा है, 25% प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड का, मतलब जो प्रॉफिट है वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का 25% है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पैसा बिजनेस में यूज़ हो रहा है लॉन्ग टर्म फंड्स का, तो उसमें एक तो आपके पास आती है फिक्स्ड एसेट, और एक आपके पास आता है वर्किंग कैपिटल। इन दोनों के सम को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का 25% है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल के। सर फिक्स्ड एसेट कितनी है क्वेश्चन में, 50,000 दे रखी है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है, सेल्स का 20%, सेल वैल्यू तो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है आपको, घूम फिर के फिर दिमाग खराब हो गया। ठीक है ना, एक रास्ता मिला जरूर था लेकिन वो रास्ता बीच में रुक गया, क्योंकि वहाँ पर
वर्किंग कैपिटल सेल का कितना 20%, सेल तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो एक काम करते हैं सेल को एक्स मान लेते हैं यार, जब कुछ नहीं समझ में आता तो लास्ट में हम क्या करते हैं एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई। तो अभी आपने पिछला क्वेश्चन जो किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 22, वहां पर भी आपके पास में एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व किया था। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है, यहाँ पर भी मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे सेल्स को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो यदि मैं सेल्स को एक्स मान लेता हूँ, 2 मिनट के लिए, लिखना नहीं है, समझना है, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, एक्स माइनस 1,77,500। यदि मैं सेल्स को एक्स मान लूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो एक्स माइनस 1,77,500 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए सर, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो तो कितना है, जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इंटू 25%। सर फिक्स्ड एसेट कितनी है 50,000, वर्किंग कैपिटल कितनी है, सेल्स का 20%, सेल कितनी है सर एक्स, इसका 20%, तो 50,000 का पहले मैंने क्या किया 25% किया, फिर मैंने x इंटू 20% इंटू 25% किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12,500। अच्छा 20% और 25%, 20-25% अपने पास आ जाएगा 0.05x, ये भी प्रॉफिट है। और जो हमने कॉस्ट शीट में प्रॉफिट निकाला वो भी प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो उसका ना एक प्रॉफिट तो ये हो गया जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का 25% करके निकाला, और दूसरा हमें क्वेश्चन में कॉस्ट शीट से मिल गया प्रॉफिट x माइनस 1,77,500, ये भी हमारा प्रॉफिट है। अब एक क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने भी तरीके से निकाल लो बेटा, प्रॉफिट तो एक ही आएगा। इसका ना जो प्रॉफिट इस वैल्यू से निकलेगा, इस कैलकुलेशन से निकलेगा, वही आंसर यहाँ से भी निकलना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से भी प्रॉफिट निकल रहा है, यहाँ से भी प्रॉफिट निकल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं x माइनस 1,77,500 इक्वल टू, किसी को भी पहले लिख लो किसी को भी बाद में लिख लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ठीक। अब x में से हमने माइनस किया 0.05x इक्वल टू 12,500 प्लस 1,77,500, यहाँ आपके पास आ जाएगा 0.95x, और यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा 12,500 प्लस 1,77,500, आपके पास आ जाएगा 1,90,000 रुपये। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,90,000, 1,90,000 डिवाइडेड बाई 0.95, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 लाख, ठीक है जी। तो x आपने क्या माना था, आपने x को क्या एज्यूम किया था, एज्यूम सेल्स बी रुपीज x, मतलब x किसको डिनोट कर रहा है, सेल्स को, तो आपका सेल्स कितनी आ गई, लेकिन हमें तो भैया क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनानी है, तो 2 लाख रुपए ये वर्किंग नोट में तो सही लग रहा है देखने में, लेकिन इसकी सही जगह कहाँ पे है, ये 2 लाख को हमें सही जगह कहाँ पे दिखाना है, हमें कॉस्ट शीट में दिखाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए लिखना पड़ेगा सेल्स के सामने, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, मतलब कि 2 लाख में से हमने माइनस किया 1,77,500, तो 1,77,500 हमने जब माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 22,500 रुपये का बेटा प्रॉफिट आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बोलो भाई। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं यार, पर एक आध पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में ऐड होता रहेगा और आपका दिमाग धीरे धीरे क्या होगा, खराब होने लगेगा। खराब होने से बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना है, पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, हर क्वेश्चन में जो नया पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है, जो बुक आपको मिली है उसमें या जो PDF नोट्स आपके पास हैं, जो भी आपके पास चीज़ हैं, आप उनमें क्या करें, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। जब आप रिवीजन नोट्स बनाते हैं, मतलब हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जब आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो उस नोट्स में पहला आपका काम क्या है, उस पूरे चैप्टर में कितने तरीके के फॉर्मेट हैं, वो फॉर्मेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। दूसरा पॉइंट,
कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तीसरा पॉइंट, जो फॉर्मेट में कैलकुलेशंस हमें करनी है उसमें कब हमें एक्स मानना है, कब हमें एक्स नहीं मानना। तो पिछली जो हमने 4 क्लासेस ली थी उसमें हमने किसी भी क्वेश्चन में एक्स नहीं माना था, लेकिन आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 में भी एक्स मानना पड़ेगा, 23 में भी एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स हमें कब मानना पड़ता है? जब क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई ना कोई चीज़ें इस तरीके से मिसिंग होती है कि आप उन्हें किसी भी तरीके से निकाल नहीं पा रहे बिना एक्स माने। बात समझ में आ गई? चलिए बेटे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है टाइगर एयर कंडीशनिंग कंपनी प्रोड्यूसेस रेफ्रिजरेटर एंड सेल ईच फॉर ₹2000 ड्यूरिंग ए सर्टेन अकाउंटिंग ईयर। मतलब हम रेफ्रिजरेटर बनाकर बेच रहे हैं 2000 रुपये में। डायरेक्ट मटेरियल कॉमन डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स 60%, 20%, 20% रेस्पेक्टिवली ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, जिसका मतलब है टोटल कॉस्ट। मतलब जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 60% मटेरियल है, उसका 20% लेबर है, उसका 20% आपका ओवरहेड है। इन ए सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में मटेरियल कॉस्ट हैज़ इंक्रीज बाई 15% एंड लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाई 17.5%। मतलब मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी अगले अकाउंटिंग ईयर में। ड्यू टू दीज इंक्रीज इन कॉस्ट, अब जब कॉस्ट बढ़ेगी देयर वुड बी अ 50% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ द सेम सेलिंग प्राइस वर टू बी मेंटेन। इस क्वेश्चन की जो सबसे बढ़िया लाइन मेरे को लगी वो है सेम सेलिंग प्राइस वर टू बी मेंटेन। यदि हम सेम सेलिंग प्राइस को मेंटेन करते हैं और कॉस्ट को बढ़ा दें तो ऑब्वियस है हमारा प्रॉफिट कम होगा। कितने % कम हो जाएगा? 50% हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई आपको? हाँ जी। यदि बेटे हम सेलिंग प्राइस को सेम रखें और हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा दें तो ऑब्वियस है हमारा प्रॉफिट कम होगा। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50% कम हो जाएगा यदि हम नेक्स्ट ईयर की सेलिंग प्राइस सेम रखें और कॉस्ट को बढ़ा दें तो। कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू एनेबल द कंपनी टू मेंटेन द सेम % ऑफ प्रॉफिट एज दैट अर्न ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। मतलब कंपनी कहते हैं कि जो न्यू सेलिंग प्राइस आप हमें निकाल के दोगे उस न्यू सेलिंग प्राइस को निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट की % वही रखनी है जो प्रॉफिट की % पहले थी। इसका मतलब पहले यदि प्रॉफिट 20% था तो अगली बार भी 20% रहना चाहिए, 25% था तो 25% रहना चाहिए, 30% है तो 30% रहना चाहिए। अब हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि पहले प्रॉफिट की % कितनी थी, वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन जो है वो % में ज़्यादा दे रखी है और अमाउंट आपके पास में सिर्फ एक ही दे रखा है सेलिंग प्राइस, जबकि 60%, 20%, 20% जो चीज़ें आपको दे रखी है वो तो टोटल कॉस्ट पे दे रखी है ना, प्रॉफिट की % है कि मैं सेल में से प्रॉफिट माइनस करके टोटल कॉस्ट निकाल लेता और फिर टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप कर लेता। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे रखी होती है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं एक्स मानना पड़ता ही है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं 16 क्वेश्चन में, सबसे पहले एक हमारे पास में हो गया करंट ईयर, एक आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। करंट ईयर में हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है, हमारी लेबर कॉस्ट, हमारी ओवरहेड कॉस्ट, ये तीनों चीज़ें हमें पता तो है लेकिन वो % में पता है। अब 60%, 20%, 20% हमें दे रखा है टोटल कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम टोटल कॉस्ट ऑफ करंट ईयर बी ₹X, एज्यूम टोटल कॉस्ट ऑफ करंट ईयर बी ₹X। अब यदि हम इसे x से मल्टीप्लाई करते हैं 60% को तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आएंगी। 60% का होता है 60/100 मतलब कि 0.60, 0.60x, 0.20x, 0.20x, इन तीनों का सम हम करेंगे तो 0.60, 0.20, 0.20 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 × x होता है x, इट मीन्स हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो तो x ही है। हम अपना जो प्रोडक्ट है वो कितने में बेच रहे हैं, 2000 रुपये में बेच रहे हैं। अब यदि हमारी कॉस्ट x है, यदि हमारी कॉस्ट x है और सेल्स हमारे पास में 2000 रुपये, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा जिसको हम प्रॉफिट का नाम देते हैं वो कितना आ जाएगा बेटे, वो आपके पास में आ जाएगा 2000 माइनस x। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी मटेरियल कॉस्ट है, जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी। तो हमने क्या देखा, हमारी मटेरियल कॉस्ट 15% इंक्रीज़ हो गई
और लेबर कॉस्ट 17.5% इंक्रीज हो गई। तो आप इसमें 0.60x का 15% और यहाँ पे 0.20x का 17.5% ऐड कर दो और बताइए कि नया मटेरियल नई लेबर कॉस्ट कितनी है। ठीक है ना, नया मटेरियल नया लेबर कॉस्ट कितनी है, जरा फटाफट से हमें कैलकुलेट करके बताइए। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर में हमने क्या देखा, 0.60 का 15% 0.09 आ गया और आपने 0.60 में 0.09 ऐड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 0.69x। ठीक है, इसी तरीके से 0.20 का 17.5% आपके पास में आ जाएगा 0.035 और आपने इसे ऐड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 0.235x। अच्छा, ओवरहेड के बारे में कोई चेंजेस नहीं है सर, आपको कैसे पता लगा? क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज है, ओवरहेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे केस में हमें ओवरहेड को सेम रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 0.69 प्लस 0.235 प्लस 0.2 इक्वल टू 1.125x आ गया। अब क्वेश्चन में कहते हैं यदि हम सेम सेलिंग प्राइस मेंटेन करें, यदि हम सेम सेलिंग प्राइस को मेंटेन करते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हम सेम रखें, कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियस है हमारा जो नया प्रॉफिट होगा वो होगा 2000 माइनस 1.125x। क्या ये दोनों प्रॉफिट बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अब यदि कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई है और सेलिंग प्राइस आप सेम रख रहे हैं तो ऑब्वियस है आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस सेम रखें, कॉस्ट को बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है आपका, ये जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 2000 माइनस 1.125x, ये कम है किससे, 2000 माइनस x से। कितना कम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दीज इंक्रीज इन कॉस्ट देयर वुड बी 50% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट 50% कम हो जाएगा कॉस्ट के बढ़ने से यदि सेलिंग प्राइस क्या रखे, सेम। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान रखना है, कॉस्ट बढ़ रही है, सेलिंग प्राइस आपकी सेम है, तो ऑब्वियस है आपका प्रॉफिट कम होगा। कितना कम होगा, 50% से कम हो जाएगा। अब सर सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई, लेकिन अब ये बताइए आप इसमें x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये तो मुझे सिखाना है आपको। तो x की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल काम है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट वो ज़्यादा है किससे, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट से। ये तो सबको पता चल गया। अब यदि हमने किसी चीज़ को x माना है और x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन के लिए हमें इक्वल टू का साइन चाहिए। तो एक काम करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट ज़्यादा है, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम है। तो यदि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट करंट ईयर प्रॉफिट के बराबर लाना है तो उसे हमें करना क्या पड़ेगा, बराबर तो कर नहीं सकते, तो जितना प्रॉफिट आपका ज़्यादा है माइनस कर दो। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 2000 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे लिखेंगे 50% और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2000 माइनस 1.125x। अब 50% को एक बार आपने मल्टीप्लाई किया 2000 से तो आपके पास आ जाएगा 2000 इंटू 50% और एक बार आपने x को मल्टीप्लाई किया 50% से, यहाँ पर तो आपको लिखना पड़ेगा 2000 माइनस 1.125x। तो यहाँ आएगा 1000 माइनस 0.50x इक्वल टू 2000 माइनस 1.125x। अब आपको करना क्या, सॉल्व करना है। तो x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 1000 जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.625x इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 को 0.625 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1000 को डिवाइड किया 0.625 से, आपके पास कितना आ जाएगा, 1600। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट, जैसे आपने x माना था, x की वैल्यू आ गई 1600, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 1600। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो सर आपको पता कैसे चलता है कि कभी किसी क्वेश्चन में x मान के काम करना ही नहीं करना?
तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि हमें सिर्फ सेल वैल्यू दे रखी है, प्रॉफिट की परसेंटेज भी नहीं दे रखी। प्रॉफिट की परसेंटेज होती तो मैं सेल में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट निकाल लेता और फिर कॉस्ट का ब्रेकअप कर देता 60%, 20%, 20%, तो क्वेश्चन आपका नॉर्मल हो जाता। ठीक है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ तो रहे हैं, लेकिन हमेशा आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है। पैटर्न का मतलब सिंपल क्वेश्चन से हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन से। हाँ, अभी तक 2022 सिलेबस के जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें आप सबको पता ही है कि जो भी पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2A, वो कॉस्ट शीट से आता है। 2B या तो मेटेरियल कॉस्टिंग से या लेबर कॉस्टिंग से। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने पहले से बता रखी हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में किस नंबर पे आएगा। अब जैसे 7A है वो हमेशा बजटरी कंट्रोल का होता है, 7B आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी में से आता है। ठीक है ना। ऐसे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6A और 6B दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग में से आते हैं। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5A 5B है। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखी है। आपको सिर्फ पता करना है कि यार कौन सा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में करना है, और जो करना है उसके लिए कौन से चैप्टर की मुझे तैयारी ढंग से करनी है और कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जरा फटाफट से सॉल्यूशन पे। अब हमें तो न्यू सेलिंग प्राइस बतानी है नेक्स्ट ईयर की, अगले साल की सेलिंग प्राइस बतानी है, लेकिन उसके लिए प्रॉफिट की परसेंटेज पिछले साल वाली ही सेम रखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में करंट ईयर प्रॉफिट कितना है, करंट ईयर प्रॉफिट हमारे पास में कितना है हमें नहीं मालूम। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स 2000 और हमारी टोटल कॉस्ट जो एक्स के बराबर थी, मतलब कि 1600। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पास आ जाएगा 400 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी निकाल सकते हो, ऑन सेल्स भी निकाल सकते हो, कॉस्ट पे भी निकाल सकते हो, सेल पे भी निकाल सकते हो। तो यदि मैं प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पे निकालता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा उसे मैं डिवाइड करूँगा टोटल कॉस्ट से इंटू 100। मतलब कि 400 रुपये मैंने कमाए हैं 1600 रुपये खर्च करके, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो 25% है मेरी टोटल कॉस्ट का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास कितना आ जाएगा, 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब यहाँ तक सारी कैलकुलेशन तो सिंपल थी। सॉल्यूशन आपको निकालना है। सॉल्यूशन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, न्यू सेलिंग प्राइस आप हमें निकाल के दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस, हाँ जी, फॉर नेक्स्ट ईयर। करेंट ईयर की तो हमारे को इंफॉर्मेशन दे रखी थी। अब न्यू सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर की टोटल कॉस्ट कितनी है। तो नेक्स्ट ईयर की हमारी जो बेटा टोटल कॉस्ट है वो है 1.125x। इसका मतलब 1.125x, एक्स की वैल्यू 1600 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 1800। 1.125 इंटू 1600 आपने किया तो आपके पास आया 1800। अब यदि मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो कॉस्ट का 25% मेरा प्रॉफिट है, तो 1800 रुपये यदि मेरी कॉस्ट है और उसका 25% मैं प्रॉफिट चाहता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2250 लिखेंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा सेल्स वैल्यू आ जाएगी। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी 2250। फटाफट से आप नोट कीजिए, यदि कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। द मेटल्स प्रोडक्ट लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ स्विंग मशीन दैट सेल फॉर ₹300। एक कंपनी है जो स्विंग मशीन बनाकर मार्केट में बेचते हैं 300 रुपये में। एन इंक्रीज ऑफ 15% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 10% इन कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटिसिपेटेड। मटेरियल 15%, 10% लेबर बढ़ेगा ऐसा हमें लगता है। इफ द ओनली फिगर्स अवेलेबल आर दोज गिवन बिलो, व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस टू गिव द सेम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज बिफोर। जो इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है, यदि उन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम बेस लेकर चलें तो हमें अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए, और सेलिंग प्राइस निकालते टाइम हमें प्रॉफिट की परसेंटेज वही रखनी है जो पहले थी। मटेरियल का खर्चा हमारा था 45% टोटल कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब टोटल कॉस्ट। लेबर का खर्चा 40% था, ओवरहेड का खर्चा 15% था टोटल कॉस्ट का। द एंटीसिपेटेड इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेल्स प्राइस
वुड कॉज अ 35% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहते हैं यदि हम बढ़ी हुई कॉस्ट को उसी सेलिंग प्राइस पे बेचे जिस सेलिंग प्राइस पे पहले प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो हमारा प्रॉफिट पहले से 35% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 16 किया था। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 साल की इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, एक अब की एक अगली बार की। तो अब को हमने कह दिया प्रेजेंट और अगली बार को हमने क्या कह दिया, एंटीसिपेटेड। करंट ईयर भी कह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी कह सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट है, जो इस बार की मटेरियल कॉस्ट है वो टोटल एक्स है, तो एज्यूम कॉस्ट पर मशीन भी एक्स, या आप इसे कह सकते हैं एज्यूम टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन भी एक्स इन करंट ईयर। तो हम यदि एक्स का 45% करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.45 इंटू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा 0.45x। 40% का मतलब 0.40 इंटू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा 0.40x। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपके पास है एक्स। यदि मैं अपना प्रोडक्ट 300 रुपये में बेच रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 300 माइनस एक्स। अब ये कहते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो 15% इंक्रीज हो रहा है, तो 0.45x का 15% आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0675x। इन दोनों को आपने प्लस कर दिया। यदि मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5175x। लेबर मेरे पास है 0.40x और इसका 10% आ जाएगा 0.04x। दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं, इन दोनों को यदि मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास में जो एंटीसिपेटेड लेबर कॉस्ट होगी, नई लेबर कॉस्ट जो होगी वो होगी 0.44। अब आपकी मर्जी है, 2 जीरो लगाए ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे 0.44x भी कह सकते थे। ओवरहेड के बारे में कोई चेंजेस नहीं बताई तो ओवरहेड आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी 1.1075x। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि हम बढ़ी हुई कॉस्ट को, जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, मेटेरियल के केस में 15%, लेबर के केस में 10%, और हम अपने प्रोडक्ट को 300 रुपये में बेचें, तो अब जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 300 माइनस 1.1075x होगा। ये जो प्रॉफिट है बेटा, ध्यान से समझना, ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है ये नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है और अभी करंट ईयर का प्रॉफिट ये है। आप क्या ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए भाई, क्या कि आपकी सेलिंग प्राइस सेम है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। कितना कम हो जाएगा भाई, 35% कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से 35% प्रॉफिट माइनस कर दिया, ताकि अब जो प्रॉफिट बचेगा वो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो यदि मैं करंट ईयर के प्रॉफिट में से 35% प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट के बराबर होगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, जब भी हम किसी क्वेश्चन में एक्स सपोज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका आंसर निकालने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें बीच में इक्वल टू का साइन चाहिए होता है। बट हमें ये भी पता है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम है। दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, करंट ईयर के प्रॉफिट में से 35% प्रॉफिट क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इक्वेशन को सॉल्व किया तो 300 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया 65% से, तो 65% से जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 300 को और एक बार एक्स को, तो आपके पास आ जाएगा 195 और आ जाएगा आपके पास में 0.65x। ये एज इट इज रहेगा आपके पास में, यहां से सारी चीजें माइनस, ठीक है ना। अब यदि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 100 में से 35 माइनस करने पर आपके पास आता है 65%। 65% को 300 से मल्टीप्लाई किया 195, 65% को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.65x आ गया। राइट हैंड साइड की सेम वैल्यू रहेगी। अब हमें करना क्या है, 1.1075x जो राइट हैंड साइड पे दे रखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, और जो 195 आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा था उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो एक तरफ सारी की सारी वैल्यू x वाली हो जाएगी और एक तरफ बिना x वाली वैल्यू हो जाएगी। ऐसे में अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास में 1.1075 में से माइनस किया 0.65, आपके पास कितना आ जाएगा 0.4575x, और इधर आपके पास आ जाएगा 105। आपने क्या करना है, 105 को डिवाइड करना है 0.4575 से, तो कितना आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 0.4575 इक्वल टू 229.508। हमने उसे राउंड ऑफ करके कितना लिख दिया, 229.51 लिख दिया, 229 रुपये 51 पैसे। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, चलें आगे।
तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में किया था वैसे हम सेम क्वेश्चन 15 में कर रहे हैं। फर्क कितना था, 16 में जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी थी 15 में नीचे दे रखी है, और जो इन्फॉर्मेशन 15 में नीचे दे रखी थी वो इन्फॉर्मेशन 16 में ऊपर दे रखी थी। मतलब क्वेश्चन को कैसे भी आपको दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन करने का तरीका क्या है, सेम है। तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने टोटल कॉस्ट मानी प्रेजेंट की एक्स रुपीज़, और उसका यूज़ करके हमने प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला 300 माइनस एक्स। फिर एक्स का 45%, 40%, 15% करके हमने मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट निकाली। उसमें जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसको बढ़ा दिया, जो नहीं इंक्रीज हो रही है वो सेम रहेगी। और आपकी जो रिवाइज कॉस्ट है, बढ़ी हुई कॉस्ट है, न्यू कॉस्ट है, वो 1.1075x आ जाएगा। यदि हम सेम सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हमारा जो नया प्रॉफिट होगा वो होगा 300 माइनस 1.1075x। ऐसा क्यों किया था, तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम किसी क्वेश्चन में x मानते हैं तो इक्वेशन बनानी पड़ती है। इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी इफ का मतलब यदि, जैसी ही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बना दी हमने आपकी। करंट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा था 35%, तो 35% माइनस कर दिया, ताकि 35% माइनस करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जो आपका प्रेजेंट प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट है, वो कितना आपका 300 माइनस एक्स। तो 300 में से एक्स की वैल्यू माइनस की, आपके पास प्रॉफिट आ गया करंट ईयर का 70.49। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे निकाल रहे हैं, कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। तो 70.49 को हमने कॉस्ट से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 70.49 डिवाइडेड बाई 229.51 इंटू 100। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 30.7133% ऑन कॉस्ट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो आगे चलते हैं भाई। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था, 16 क्वेश्चन किया था। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, हमारी जो टोटल कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर की, आप यहाँ पे NY लिख सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 1.1075x। एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, 229.51। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में नेक्स्ट ईयर में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद अब जो नई कॉस्ट आएगी वो आएगी 254.18, और इसका 30.7133% प्रॉफिट हमने निकाल दिया, जो आएगा 78.07। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास में न्यू सेलिंग प्राइस आ गई 332 रुपये 25 पैसे। अब बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर पहले तो हम 300 में बेच रहे थे, तब भी हमारा प्रॉफिट 30.7133% था, लेकिन अब हम 332 रुपये 25 पैसे में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्रॉफिट तो चेंज हो जाएगा अमाउंट में, बट परसेंटेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये तो क्वेश्चन की कंडीशन थी कि प्रॉफिट की परसेंटेज जितनी पहले थी उतनी ही यदि अब रखी जाए तो आप अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेचेंगे। तो मेरा आंसर होगा 332 रुपये 25 पैसे में बेचेंगे भाई। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? समझ में आ रही है सारी बातें? बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें फटाफट से आप भैया नोट करो इसको। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो दिसंबर 25 में आया था। सर जैसे आपने 16 क्वेश्चन करवाया, 15 क्वेश्चन करवाया, क्या वैसे ही ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 भी? 100% वैसे ही है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 1,20,000। अभी हम अपना जो 16 क्वेश्चन किया था वहाँ सेलिंग प्राइस थी कितनी, 2,000। अगले क्वेश्चन में कितनी थी, 300। यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है, 1,20,000। ये कहते हैं हम एक आर्टिकल, एक यूनिट अपने प्रोडक्ट की बेचते हैं कितने में, 1,20,000 रुपये में, जिसमें मटेरियल 50% है, लेबर कितना है 20% है, ओवरहेड कितना है 30% है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज ऑफ 15% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल and 25% in the cost of labor is anticipated. These increase costs in relation to present selling price would cause a 25% decrease in the amount of present profit as या पर आर्टिकल कह सकते हैं, ठीक है ना। You are required to prepare a statement of profit per article at present and the revised selling price to produce the same percentage of profit to sales as before.
मतलब आपको यहाँ पर क्या बताना है, हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रेजेंट प्रॉफिट है, वो कितना है, और यदि प्रॉफिट की परसेंटेज जो पहले थी वो सेम रखी जाए तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल इज एज फॉलोज। ये जो 50%, 20%, 30% दे रखा है वो क्या चीज़ है? 50%, 30%, 20% क्या चीज़ है? ये तीनों जो परसेंट दे रखे 50, 20, 30, ये किसका ब्रेकअप है? कॉस्ट का ब्रेकअप है। जहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी थी? 1,20,000 रुपये थी। बिल्कुल सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने किया है। तो सबसे पहले भैया हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एक तो प्रेजेंट मतलब करंट ईयर का क्वेश्चन है और एक आपका आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम लेट द कॉस्ट पर आर्टिकल बी एक्स। कहाँ का? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? करंट ईयर। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो 50% है तो 0.50x हो गया। लेबर कॉस्ट 20% है तो 0.20x हो गया। ओवरहेड 30% है तो 0.30x हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपकी? x। यदि मैं अपने प्रोडक्ट को 1,20,000 रुपये में बेचूँ और मेरी कॉस्ट x है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1,20,000 माइनस x। इसका मतलब जो मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट है, जो प्रेजेंट प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट है, वो कितना आ जाएगा? 1,20,000 माइनस एक्स आ जाएगा। अब जो मेरी मटेरियल कॉस्ट है वो 15% इंक्रीज हो गई, लेबर कॉस्ट 25% इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब 0.50 का 15% 0.075x आ जाएगा और 0.20 का 25% मेरे पास आ जाएगा 0.05x। अब यदि मैं पहली कॉस्ट में बढ़ी हुई कॉस्ट को जोड़ दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, पहले मेरी कॉस्ट कितनी थी? 0.50x। अब कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो गई? 0.075x। दोनों को प्लस किया तो आपकी जो रिवाइज कॉस्ट है, न्यू कॉस्ट है, एंटिसिपेटेड कॉस्ट है, नेक्स्ट ईयर कॉस्ट है, वो 0.575x हो गया। ऐसी लेबर की बात करते हैं, लेबर में हमने कितना इंक्रीज कर दिया? 0.05x। तो आपकी जो न्यू कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी? 0.25x आ गया। ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम रहेगा। ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम रहेगा। तो आपकी जो रिवाइज कॉस्ट है वो रिवाइज टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1.125x आ जाएगा। 1.125x आ गया। अब चेक करना चाहे तो चेक कर लें। 0.575 प्लस 0.25 प्लस 0.3 इक्वल टू 1.125 आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, यदि मैं अपने प्रोडक्ट को 1,20,000 रुपये में ही बेचूं जैसा क्वेश्चन में लिखा है, दीज इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। यदि मैं अपनी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस जो 1,20,000 है उसी पे अपना प्रोडक्ट बेचूं लेकिन कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 25% पहले वाले प्रॉफिट से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉस्ट आपकी क्या है? पहले से ज़्यादा। सेलिंग प्राइस सेम है तो प्रॉफिट घट गया। कहने का मतलब है करंट ईयर प्रॉफिट ज़्यादा है। करंट ईयर प्रॉफिट आपका ज़्यादा है किससे? नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट से। अब ये प्रॉफिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है तो 25% घटा दो। यदि मैं 25% घटा दूंगा करंट ईयर प्रॉफिट को तो वो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो 1,20,000 माइनस एक्स में मैंने 25% प्रॉफिट घटा दिया। तो 25% घटाने का मतलब क्या हुआ? 75%। तो 75% को 1,20,000 से मल्टीप्लाई करो और 75% को x से मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं 75% को 1,20,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90,000 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 0.75x आ जाएगा। बाकी का सेम टू सेम रहेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। यहाँ पर आपके लिए मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। 75% को एक बार 1,20,000 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार x से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास में आ जाएगा 90,000 और मेरे पास आ जाएगा 0.75x। राइट हैंड साइड ऐसे रहेगा। अब 1.125x जो राइट हैंड साइड पे दे रखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और जो आपका 90,000 पे लेफ्ट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1.125x माइनस 0.75x इक्वल टू 1,20,000 माइनस 90,000। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैथ्स आप बचपन से पढ़ते रहे हैं, मैथ्स आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये एज्यूम करके मेरे को चलना पड़ता है कि बच्चों को मैथ्स अच्छे तरीके से आता होगा। अब 1.125x में से यदि मैं माइनस कर दूं
0.75x, तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 0.375x आ जाएगा इक्वल टू 30,000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाई 0.375x आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई 80,000 रुपये। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी करंट ईयर में एट प्रेजेंट टोटल कॉस्ट कितनी है आर्टिकल की, 80,000 रुपये, और हम उसे बेच कितने में रहे हैं, 1,20,000 रुपये में। 80,000 वाला सामान 1,20,000 रुपये में बेचेंगे, 40,000 का प्रॉफिट होगा, तो 40,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ गया। अब ये 40,000 रुपये 80,000 का कितना हुआ, 40,000 रुपये 80,000 का कितना हुआ, 50% हो। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे आपने 16 क्वेश्चन और कौन सा किया बेटा, 15 क्वेश्चन किया। आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब आपको यहाँ पे दो आंसर निकालने थे, प्रॉफिट निकालना था 40,000, वैसे तो मैंने ओरली बता दिया था 80,000 वाली चीज़ 1,20,000 में बेच रहे थे तो 40 का प्रॉफिट होगा। अब उसको तरीके से दिखाना है क्योंकि उन्होंने आंसर मांगा आपसे, तो आप कहोगे 80,000 का 50% मटेरियल था, 80,000 का 20% आपका लेबर है, 80,000 का 30% आपके पास क्या ओवरहेड है, मतलब कि 40,000, 16,000, 24,000, इन तीनों का यदि मैं सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन तीनों का मैंने सम किया तो मेरे पास आ गई टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 1,20,000, तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 40,000 रुपये। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। आपको न्यू सेलिंग प्राइस बतानी है, तो न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या देखा, हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है अब वो हो गई 0.575x, 0.25x और 0.30x, ये हमारी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट होगी नेक्स्ट ईयर की। अब x की वैल्यू 80,000 है, इन सबको यदि मैं 80,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में नेक्स्ट ईयर की मटेरियल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 0.575 इंटू 80,000 46,000, 0.25 को हमने 80,000 से मल्टीप्लाई किया 20,000, और 0.30 को हमने 80,000 से मल्टीप्लाई किया 24,000। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर की वो आ जाएगी 90,000, 46,000, 20,000, 24,000, इन सबको मैंने प्लस किया, मेरे पास में नेक्स्ट ईयर की टोटल कॉस्ट आ गई 90,000। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 50% है, तो 90,000 का 50%, 90,000 का यदि मैं 50% निकालूं तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 45,000। 45,000 जोड़ने के बाद सेल वैल्यू कितनी आएगी, 1,35,000। तो आपसे पूछ रहे न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो आपका आंसर होगा अगले साल यदि हम अपनी बढ़ी हुई कॉस्ट को भी रिकवर कर लें और प्रॉफिट की परसेंटेज जो पहले 50% थी वही मान के चलें, इस बार भी 50%, तो हमें अपना प्रोडक्ट जहां पहले 1,20,000 रुपये में बेचते रहे अब हमें 1,35,000 रुपये में बेचना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। क्लास नंबर 5 आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्लास नंबर 6 में क्या गजब के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये भी क्वेश्चन कॉस्ट शीट में हो सकते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास, क्लास नंबर 6 कॉस्ट शीट की, भूल के भी इग्नोर मत करना उस क्लास। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।